नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड द कस्टम लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग बात जीएसटी एंड कस्टम लॉ की करते हैं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। लेकिन अगर आप लोग कस्टम लॉ के तीसरे चैप्टर की बात करते हैं या आपके एंटायर सिलेबस के आखिरी चैप्टर की बात करते हैं, जिसको आप लोग बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारा यूट्यूब के ऊपर कवर नहीं हो पाया था और जिसको लेकर के हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान थे। आप में से काफी लोगों ने बार बार कमेंट किए कि सर हम लोग वैल्यूएशन को लेकर के कोई भी सवाल नहीं बना पा रहे हैं और अक्सर यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो मैंने क्या किया है, आज का वीडियो डिजाइन कर दिया है जहां पर हम लोग बेसिकली आपके कस्टम लॉ से जुड़े हुए तमाम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप लोग आज की क्लास को लगा लेते हैं तो आपके कस्टम लॉ से जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेफिनेटली आप लोग उसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से इजीली टैकल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ना, वहां पे एग्जामिनर आपको कहेगा सर आपको एसेसिबल वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब एसेसिबल वैल्यू के अंदर दो तीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिनको यूज करके, जिनको वापर के आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, उसको यहाँ पे एफओबी के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझे सर ये जो एफओबी वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, माने इसका फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन बोर्ड। और फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, जो प्राइस आपने पे किया है अप टू द लोडिंग पोर्ट इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। समझ में आया, जिस कंट्री से माल एक्सपोर्ट हो रहा है उसके पोर्ट पर पहुंच करके ना आपने जो भी प्राइस पे किया है ना, वो क्या कहलाता है, बेसिकली वो आपका एफओबी कहलाता है, माने फ्री ऑन बोर्ड कहलाता है। और एफओबी के बिहा पे ही अक्सर आप लोग इंश्योरेंस वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर रहा, एफओबी का क्या मीनिंग है। तो एफओबी की वैल्यू आपको 45 लाख गिवन है, 45 लाख सवाल के अंदर गिवन है। ठीक है, अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एग्जामिनर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देगा तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय आपका सी भी हो सकता है। तो बाय एयर के लिए अलग वैल्यूएशन रूल लगते हैं, बाय सी के लिए अलग से वैल्यूएशन रूल लगते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, बेसिकली 11 लाख का आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है। इसके अलावा हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है सर, 60,000 दिया हुआ है। इसके बाद आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज कितना दिया हुआ है, 3,000 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के समझाने वाला हूं। सबसे पहले ये आपका फॉर्मेट रहेगा, आप लोग जानते हैं ऊपर क्या लिखेंगे सर, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ द एसेसिबल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आ जाता है। सबसे पहले जो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू है, जिसको आप लोग एफओबी बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पे एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक बहुत बेहतरीन स्टेप है जिसको आपको याद रखना है। जब भी ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस में आपका लोडिंग अनलोडिंग चार्ज है ना, उनको जोड़ लेना है। समझ में आया, अब जो वैल्यू आएगा उसको एक साइड में रख दीजिए। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 11 लाख रुपया था, इसके अलावा लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज कितना था, 3,000 था, तो कुल मिलाकर के अमाउंट कितना बन गया, 11,03,000 बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो एफओबी वैल्यू है ना, एफओबी वैल्यू का 20% आपको कैलकुलेट करना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर लिमिट कितना है
सर एफओबी का 20% है, अगर आप लोग 45 लाख का 20% निकालते हैं तो आपका 9 लाख वैल्यू बनता है। अब आपने सभी ने देखा होगा यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है, 9 लाख है, और ऊपर जोड़ा आपका 11 लाख 3,000 था, जो इन दोनों के अंदर आपका लेस वैल्यू होता है ना, उसको आपको यहाँ पे ऐड करके चलना है। समझ में आया? यानी कि 9 लाख और 11 लाख 3,000 में छोटा कौन सा है सर? 9 लाख है। तो हम लोग यहाँ पे जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका देखेंगे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 20% ऑफ द एफओबी सिंस गुड्स आर ट्रांसपोर्ट बाय द एयर। मैंने बताया ना, तो यहाँ पे दो वैल्यूज है, 11,300 है, 9 लाख है, दोनों में जो छोटा है वो आप लोग यहाँ पे ले लेंगे। प्लस में आपको क्या करना है, जो भी आपका इंश्योरेंस कॉस्ट है जो कि आपका 60,000 था, इसको अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपको CIF वैल्यू मिल जाता है, एसेसेबल वैल्यू मिल जाता है, जो अगर आप लोग ऐड करेंगे तो 54,60,000 बनता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, CIF का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फॉर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कॉस्ट इंश्योरेंस फॉर, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट द इंडियन पोर्ट, ठीक है ना, जो माल आ गया है उस माल की ये जो आपके इंडियन पोर्ट के ऊपर वैल्यू क्या है, वो क्या कहलाता है, उसका एसेसेबल वैल्यू कहलाता है या CIF वैल्यू कहलाता है। बताइए यहाँ तक समझ में आई? यानी कि जब भी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस में लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट को आप लोगों को ऐड कर लेना है, वहीं आपको अपनी एफओबी का 20% निकाल लेना है, दोनों को कंपेयर करना है, जो भी अमाउंट कम होगा, जो भी अमाउंट लेस होगा, वो आपको एसेसेबल वैल्यू के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। ये आपका बेसिक सा नियम था, जो किससे जुड़ा हुआ था सर? ये जुड़ा हुआ था अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय द एयर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके का एक और सवाल हम लोग करते हैं, यहाँ पर तो आपको सारी चीजें इंश्योरेंस वगैरह गिवन थे, कई बार सवाल में क्या करता है ना, इंश्योरेंस वगैरह गिवन नहीं होती है। जैसे एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी एसेसेबल वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, एफओबी यानी कि आपका बेसिकली एफओबी वैल्यू तो गिवन है 90,50,000 है, लेकिन ना तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है, ना तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस गिवन है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे टैकल करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ना तो कॉस्ट ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट गिवन हो, ना ही आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस गिवन हो, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर तो हम लोग आपकी एफओबी का 20% निकाल लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के केस में क्या करना है, जो आपका एफओबी का वैल्यू है ना, उसका 1.125% निकालना है। समझ में आया? यानी कि जब भी इंश्योरेंस गिवन नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो एफओबी का 1.125% अगर आप लोग निकालेंगे, तो 90,50,000 का 1.125 निकालते हैं तो ये आपका 1,01,813 बनता है, ठीक है। यानी कि आप लोग मोटा मोटा क्या कह सकते हैं, सर एफओबी गिवन है 90,50,000, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज गिवन नहीं है तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे 20%, आपको क्या करना है, अवेलेबल नहीं है तो 20% निकाल लेना है, 90,50,000 का 20% हो जाएगा आपका बेसिकली 18,10,000, ठीक है। अब इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगर गिवन नहीं है तो एफओबी की वैल्यू के ऊपर 1.125 आपको कैलकुलेट करना है, 1,01,813 निकलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका 1,09,00,000 जो भी है, आपका 1,00,00,000 प्लस ही जो आपका अमाउंट आता है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है, जो क्या बना है माय डियर फ्रेंड, जो आपका एसेसेबल वैल्यू बना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस था, जहां पर हमने देखा कि आपका ना तो फ्राइट और ना ही आपका इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास कौन काम आता है, सर आपका एफओबी वैल्यू काम आता है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार पढ़ना है। दो सवाल मैंने अभी तक करवाए हैं, एक तो बाई एयर वाला सवाल करा दिया है, एक मैंने बताया जहां पे इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन नहीं होता है। एक और सवाल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे कुछ कुछ चीजें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको निकालना तो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू ही है, और यहाँ पे अमाउंट चार्ज बाय एक्सपोर्टर माने एफओबी गिवन है, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दोनों जोड़ करके आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि इंश्योरेंस भी इसी के अंदर है। सर कितना दिया हुआ है, 30 लाख दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर है तो आपका 6 लाख गिवन है, और अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज की बात करते हैं तो सर कितना गिवन है, आपका 10 लाख गिवन है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एफओबी एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, सर 30 लाख गिवन है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हैंडलिंग और आपका लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है, उसको ऐड करना। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना था, सर हमारा बेसिकली 6 लाख था, और
लोडिंग अनलोडिंग कितना था सर आपका 10 लाख था, तो कितना हो गया 6,10,000 हो गया है। अगर आप लोग यहाँ पर 30 लाख का 20% निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना निकालते हैं, 20% निकालते हैं तो कितना बनता है 6 लाख बनता है। यहाँ पे कितना बना सर 6,10,000 बना, सॉरी आपका यहाँ पे कितना बना 16 लाख बना है, और यहाँ पे कितना बना केवल 6 लाख बना। ध्यान से समझना, एयर के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 6 लाख रुपया है, और जो आपका हैंडलिंग कॉस्ट है वो कितना है 10 लाख है। वैसे 10,000 भी होता तो भी आपका कितना बन जाता 6-10 बन जाता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एफओबी का 20% निकाल लेना है। 6 लाख बनता है तो ऑब्वियस सी बात है 6,10,000 या 16 लाख से कम है, तो आप लोग क्या करके चलेंगे 6 लाख को यहाँ पर ऐड करके चलेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट ऑलरेडी आपके बेसिकली एफओबी के अंदर ऐड कर दिया गया है, तो हमें उसको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेट अमाउंट कितना आ जाएगा सर 36 लाख आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इजी है। इसी तरीके का सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर इस बार भी देखने को मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन इस बार हम लोग उस क्वेश्चन को ना बेसिकली बाय एयर वाले सीन के अंदर नहीं देखेंगे। अगर आपका सी के थ्रू आता है ट्रांसपोर्टेशन, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे क्वेश्चन को आप लोग टैकल कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, आपको एसेसेबल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन आपको एफओबी वैल्यू दिया हुआ है 68 लाख रुपया, आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है बाय द सी। अब ध्यान दीजिएगा सी से आया है कितना है 22 लाख रुपया है, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज कितना है 10 लाख है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस गिवन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये बाय एयर होता और अगर आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस गिवन नहीं होता, तो आप लोग इंश्योरेंस कैलकुलेट करते एट द रेट ऑफ 1.125% ऑफ द एफओबी। सेम सिनेरियो आपको यहां पर भी करना है, माने यहाँ पर भी आपका इंश्योरेंस वही रहेगा एफओबी का 1.125, जो कि बेसिकली 68 लाख का कितना बनता है 76,500 बनता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है जिसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। ये 22 लाख नहीं है एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू मी ये कितना होना चाहिए सर 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना है। सर कितना है आपका, ये 2 लाख है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट कितना है 2 लाख है, इसको आपको रेक्टिफाई करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर 22C है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो आप एफओबी के ऊपर 20% निकालते थे ना, और लेस देखते थे कि भाई आपका बेसिकली लोअर वैल्यू कौन सा है, वो सिनेरियो सी के अंदर नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्लस में लोडिंग अनलोडेड एज इट इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने ये आपका एफओबी वैल्यू नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इसके अंदर कितना ऐड कर लेना है सर 68,000 ऐड कर लेना है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 लाख रुपया है, लोडिंग अनलोडिंग 10,000 है, तो ये कितना बन जाएगा सर आपका 2,10,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर आपका ये 2,10,000। इसको भी मैं थोड़ा सा काट करके ना 2,10 कर देता हूं, तो सर ये कितना बनेगा आपका 2,10 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे आप लोगों को लेस कर वो आपका लोअर वाला लेने की जरूरत नहीं है कि एफओबी का 20% निकालेंगे और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोडिंग अनलोडिंग को ऐड कर देंगे जो कम होगा। यहाँ पे एज इट इज जो गिवन है ना वही होगा। जैसे आपका 2,10,000 बन गया, ऊपर कितना था सर 68 लाख था, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर अवेलेबल नहीं है तो दोनों के केस में 1.125 एफओबी का निकालेंगे, जो कि 76,500 हो जाएगा। सबको ऐड करते हैं तो 70,86,500 बनता है, ठीक है। कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि सर बाई एयर आते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस में लोडेड अनलोडेड कॉस्ट को ऐड करना है और एफओबी का 20% निकालना है। दोनों में से जो कम वैल्यू होगा वही आपका एसेसेबल वैल्यू के अंदर ऐड होगा। लेकिन 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 बाई अगर आपका सी रहता है तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आपका बेसिकली लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है, वही एज इट इज रहेगा। वहां पे आपको एफओबी का 20% निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका इंश्योरेंस गिवन नहीं है ना, तो आपको एफओबी के ऊपर 1.125% लगाना है, चाहे वो बेसिकली सी के थ्रू आया हो ट्रांसपोर्टेशन, चाहे भाई आपका एयर आया हो। समझ में है? तो कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो काफी बड़ा न्यूमेरिकल रहेगा और बहुत हद तक बहुत ज्यादा संभावना है कि उस तरीके का न्यूमेरिकल इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हो जाए। इससे पहले क्विक नोट लेते हैं। सर मैंने आपको बताया, यहाँ पे याद रखना है सीआईएफ क्या होता है, एफओबी क्या होता है। मैंने बताया एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो आपको ऐड करना है फ्राइट अप टू द 20% ऑफ एफओबी, जो भी आपका लोअर है, बताया ना। सी के अंदर आपको ये 20% लिमिट गिवन नहीं होता है। इंश्योरेंस आपको ऐड करना है 1.125 ऑफ द एफओबी इच एक्चुअल नोट अवेलेबल, और उसके बाद आपको इंक्लूड करके चलना है लोडिंग अनलोडिंग और आपका हैंडलिंग टिल द इंडियन पोर्ट, ठीक है ना। इंडियन पोर्ट तक जो भी आपके लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है ना, सबको क्या करके चलना होता
होता है सर, ऐड करके चलना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और सवाल है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं सर, आपको याद रखना है एग्जैक्ट फॉर्मूला जो एफओबी का है ना, वो क्या होता है, सीआईएफ के अंदर से अगर आप लोग फ्राइट माइनस में इंश्योरेंस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एफओबी मिल जाता है। या सीआईएफ को इधर पकड़ो, ठीक है ना, अगर आप लोग चाहें तो माइनस वाली इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस वाली इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं केवल सीआईएफ निकालना चाहते हैं तो एफओबी के अंदर आप लोग फ्राइट और आपका इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है सर, आपको सीआईएफ वैल्यू मिल जाता है। समझ में आया? दोनों का मीनिंग सेम है, जो भी फॉर्मूला आप लोग वापरना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखिए आपको सीआईएफ वैल्यू गिवन है, देखिए आपको निकालना सीआईएफ वैल्यू है, एसेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीआईएफ वैल्यू 14,20,000 है, फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। आपका बेसिकली एयर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 लाख गिवन है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है या असर्टेन नहीं किया गया है, आपको एसेसेबल वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन क्या है सर, सीआईएफ वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए एफओबी वैल्यू। क्या चाहिए? एफओबी वैल्यू। तो एफओबी का फॉर्मूला क्या होता है सर, सीआईएफ के अंदर से आप लोग फ्राइट और इंश्योरेंस को माइनस कर दे तो बात बन जाएगा। और इंश्योरेंस कैसे निकाला जाता है सर, अगर आप लोग एफओबी को निकाल लेते हैं, माने आपको एफओबी को मानना पड़ेगा, यानी कि मैंने क्या कंसीडर किया है, ध्यान से समझना, कलर चेंज कर लेता हूं। मैंने आपका एफओबी मान लिया है सर, उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो इंश्योरेंस की अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो इंश्योरेंस क्या होगा, इस एक्स का 1.125%, ठीक है ना। तो आपका इंश्योरेंस कितना हो गया, एक्स का 1.125%, यानी कि आप लोग कह सकते हो 0.0125x, ठीक है। आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स का नियम लगाते हो। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, हमें एफओबी का वैल्यू चाहिए, तो सीआईएफ माइनस में फ्राइट का वैल्यू माइनस में इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाएगा। अब आपका देखिए सीआईएफ का वैल्यू 14,20,000 है, अमाउंट ऑफ फ्राइट कितना है सर, आपका 5 लाख है, और आपने अभी अभी एफओबी को निकाला, उसका इंश्योरेंस निकाला, 0.01125x हो गया, और इधर कितना है, एफओबी का वैल्यू x है। अब आपको क्या करना है, ये माइनस वाला वैल्यू है ना, इसको आप लोगों को इधर ले आना है, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, और इसमें अगर आप लोग ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1.01125x इज इक्वल टू द 14 में से 5 लाख जाएंगे तो 14, 20 में से 5 जाएंगे तो 9,20,000 हो जाएंगे। x को केवल आपको यहाँ पे रखना है, बाकी जो आपका वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है। जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं तो आपको एफओबी का वैल्यू मिल जाता है 9,09,765 रुपया, ठीक है। यही आपका इसका लूप होल था, यही आपको फाइंड आउट करना था, और यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस न्यूमेरिकल को इंपोर्टेंट बनाता है, जो इस फॉर्मूले से सोल्व हो सकता है या इस फॉर्मूले से, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एसेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, क्योंकि एफओबी मिल गया है 9,09,765 आ गया है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर की बात करते हैं, एयर से आया है तो 20% निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग 20% निकाल लेते हैं तो आपका कितना बनता है, देखिए इसका 20% ले लीजिए, और एक्चुअल में कितना गिवन है सर, 5 लाख गिवन है। तो यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल ये है कि सर आपका कौन सा कम रहेगा, 5 लाख ज्यादा रहेगा, 20% कम रहेगा, जो कितना आता है 1,81,953, प्लस में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है 1.125 निकालना है, 9,09,765 का कितना आएगा सर, 10,235 आएगा, प्लस करते हैं तो 11,01,953 आएगा। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे वेरी बेसिक जो क्वेश्चन जिसको एग्जामिनेशन के अंदर इस बार पूछा जा सकता है, और उम्मीद करता हूं आपको इसका क्लैरिटी मिल गया होगा कैसे कैसे आपको इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। अब आज का एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन ये ज्यादा चांस है इस बार रिपीट होने की। देखिए आपको कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्टेड बाय द एबीसी। देखिए यहाँ पे आपका एफओबी वैल्यू कितना है, 65,000 यूएसटी दिया हुआ है, यानी कि आपका अमेरिकन डॉलर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, बाई कमीशन पेड बाय एबीसी लिमिटेड टू एजेंट in USA for representing X Limited in the purchase of a goods, कितना कमीशन दिया हुआ है सर, $900 का दिया हुआ है। एयर फेयर कितना है, 7,20,000 है। उसका बाद आपका डीमरस्ड पेड बाई एबीसी टू द एयरलाइन 23,000 है। इंश्योरेंस आपका 30,000 है। लोडिंग अनलोडिंग चार्ज 10,000 है। बेसिक कस्टम ड्यूटी गिवन है 50% है। आईजीएसटी 12% लगेगा। एसबीआई बाइंग रेट $1 का 60 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है, 62 है। एक्सचेंज रेट कितना है, 52 है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप लोग बेसिकली
कैलकुलेट करेंगे तो आपको नोटिफाइड एक्सचेंज रेट को पकड़ना है जो 52 रुपए है ड्यूटेबल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बीसीडी के पास, ठीक है, जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना उसके बाद, यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे सबसे पहले आपको 58 स्टैंडर्ड पकड़ना है, इसी के बिहा पे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जो आपका एफओबी का वैल्यू था 65,000 था, 58 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि $1 का मल्टीप्लाई 58 है तो ये आपका 37,70,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कमीशन एजेंट का कमीशन गिवन है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, इसको आपको एक्सक्लूड करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाइंग कमीशन पेड ऑफ एजेंट रिप्रेजेंट टू इंपोर्ट इन द फॉरेन कंट्री कैन नॉट बी इंक्लूडेड, इसको क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बाई एयर आई हो तो 20% भी निकालना पड़ेगा और जो कॉस्ट गिवन है वो भी निकालना पड़ेगा, लोअर वैल्यू को हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। तो लोअर वैल्यू देखिए आपका 7,20,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग 10,000 है, डीमरेजर का वैल्यू कितना है 23,000 है, 7,53,000 है, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ पे 20% ऑफ एफओबी निकालते हैं तो ये आपका 7,54,000 है, तो 7,53,000 यहाँ पे है, 7,54,000 यहाँ पे है, 1,000 यहाँ पे ज्यादा है तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, किसको इंक्लूड करेंगे, 7,53,000 को इंक्लूड करेंगे। इंश्योरेंस कितना है सर आपका 30,000 है, तो आपका एसेसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा 45,53,000, समझ में आया। बिल्कुल इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को निकालना क्या था सर, कस्टम ड्यूटी निकालना था, अभी हमने केवल और केवल एसेसिबल वैल्यू निकालना है। अब एसेसिबल वैल्यू के ऊपर ही आप लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप लोग निकालने वाले हैं सर बेसिक कस्टम ड्यूटी 50%, तो आपका एसेसिबल वैल्यू कितना निकल के आया था 45,53,000, अगर आप लोग इसके अंदर कस्टम ड्यूटी ऐड कर देते हैं जो कितना होगा 22,76,500, इसका 50%, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसके ऊपर एजुकेशन सेस 3% लगता है, तो 22,76,500 का 3% कितना हो जाएगा 68,295, कुल मिलाकर के ये कितना बन जाएगा 68,97,795, ठीक है। अब इसके ऊपर जीएसटी कितना है सर 12% है, तो जीएसटी लगेगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर जो कितना है 47,87,440, ठीक है ना, 47,87,440, इसके ऊपर अगर आप लोग 12% लगाते हैं तो सर कितना बनेगा एग्जैक्ट, अगर आप लोग वैल्यू देखेंगे 8,27,753, तो आपका कितना आ गया टोटल 77,25,530, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करके भी दिखाया हुआ है, एजुकेशन सेस का ये कैलकुलेशन बनता है, आईजीएसटी का ये कैलकुलेशन बनता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का ये कैलकुलेशन बनता है, कुल मिलाकर के जो आपका टैक्सेबल जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल पेबल आया है वो अमाउंट कितना आया सर 77,25,000 आया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको याद करना, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ इस तरीके का सवाल एग्जाम के अंदर देखने को मिला था, इस बार भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि भाई साहब इस तरीके का सवाल इस बार भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिले। तो माय डियर फ्रेंड जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल थे आपके 10 ईयर के अंदर और जितने भी मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस किए थे एज इट इज सेम ही थे, तो मैंने सारे प्रैक्टिस करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें यहाँ तक आपको क्लियर रही होंगी, सेशन आपको आसान लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि यार एग्जैक्टली पूरा का पूरा मामला बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन के ऊपर है, दो तीन बातों को आपको ख्याल में रखना और आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।